नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, मैं मुकेश कुमार साहू, अतिथि सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं समाजशास्त्र के परिचय की, जिसमें हम जानने वाले हैं समाजशास्त्र का एक विषय विशेष के रूप में शुरुआत कैसे हुआ, साथ ही साथ समाजशास्त्र की अर्थ, उनकी परिभाषाएं, एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ तथा समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र और उनके विषय वस्तुओं के बारे में। ठीक है, समाजशास्त्र की शुरुआत जो है एक विषय के रूप में सन 1838 में प्रारंभ हुआ था, जब फ्रांसीसी विद्वान अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का मानव समाज के अध्ययन के संबंध में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वैसे तो अनेक दार्शनिकों ने पूर्व में अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किए हैं, लेकिन समाज के विभिन्न अंगों एवं सामाजिक संबंधों के अनेक प्रतिमानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन एक विषय के रूप में पिछली शताब्दी की ही देन है। समाजशास्त्र के प्रवर्तकों में प्रमुख रूप से अगस्त कांट, इमानुएल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर एवं मैक्स वेबर के नाम प्रमुख हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों जैसे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के द्वारा समाज के केवल एक ही पक्ष का अध्ययन किया जा सकता है, और इसी कमी को दूर करने के लिए समाजशास्त्र नामक एक नए विज्ञान का विकास हुआ। इनके द्वारा संपूर्ण समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जा सकता है। अगस्त काम्टे ने सन 1838 में सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, इसलिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। सोशियोलॉजी शब्द जो है सोशियस, जो कि लैटिन भाषा से लिया है, और लोगोस, जो कि ग्रीक भाषा से लिया है, दोनों से मिला करके बना है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। अतः इस प्रकार से जो सोशियोलॉजी शब्द है उसका मूल अर्थ है समाज के विज्ञान से है। समाजशास्त्र के अर्थ को वैज्ञानिक रूप से तभी समझा जा सकता है जब इसे संबंधित दोनों शब्दों समाज और शास्त्र को हम भली भांति समझ सकते हैं। इसलिए लेपियर कहते हैं कि समाज जो है वो मनुष्यों के समूह का नाम नहीं, बल्कि मनुष्यों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का नाम है। अतः समाज के अस्तित्व के लिए अंतःक्रियाओं का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए देखें तो मेला है ना, मेले में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, पर उनमें क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती, वो बस एक भीड़ का हिस्सा है। अतः हम मेला को समाज नहीं कर सकते। अतः समाज के लिए जरूरी है कि लोगों के बीच अंतःक्रिया हो, जबकि मेला वगैरह उसमें भीड़ होता है, अंतःक्रिया नहीं होती है ना। इसी प्रकार अगर हम शास्त्र के अर्थ को समझें तो क्या है, शास्त्र जो है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है ना। इसी प्रकार जब हम कहते हैं समाज शास्त्र शब्द, तो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध करने वाले विज्ञान को हम समाज शास्त्र कह सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं समाज शास्त्र की कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। अनेक समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। जैसे वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है ना। इसी प्रकार गिडिंस महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या है ना। जबकि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। क्यूबक के अनुसार समाजशास्त्र के मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की व्याख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हाउस ने कहा कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाएं हैं। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है तथा सामाजिक संबंधों को समझने के लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन को आवश्यक मानता है। अब हम देखते हैं समाजशास्त्र का उद्भव जो है एक विज्ञान के रूप में कैसे हुआ। समाजशास्त्र शब्द गढ़ने का श्रेय निश्चित रूप में अगस्त काम्टे को है। उन्होंने अपने समय के प्रचलित दार्शनिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं की अध्ययन प्रणाली जो चल रही थी उसे संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए वे एक ऐसे नए विज्ञान का सृजन करना चाहते थे जो कि उस समय प्रचलित या आध्यात्मिक तथा दार्शनिक विचारों से पूर्णतः विमुक्त हो, साथ ही साथ सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर सके। काम्टे ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में समाज के अध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति और सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत की। काम्टे ने प्रारंभ में ज्ञान की इस नवीन शाखा का नाम जो है वो सामाजिक भौतिकी रखना चाहा, लेकिन भौतिक शास्त्र के साथ संघर्ष की स्थिति को देखते हुए सन 1838 में अपने इस नए विज्ञान का नाम उन्होंने समाजशास्त्र रखा। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज की विभिन्न घटनाओं,
पर घटनाओं और आयामों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र समाज के ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक सभी समस्त पहलुओं के बीच समझ स्थापित करना है। समाज के समस्त पहलुओं को यह अपने आप में समेटे हुए हैं। अतः समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समग्र समाज को सामाजिक रूप से विश्लेषण एवं विवेचन करता है। इसी क्रम में हम देखेंगे आगे समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र। समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है, दो प्रमुख विचारधारा है। पहला विचारधारा कहलाता है स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी कि फॉर्मल स्कूल, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय यानी कि सिंथेटिक स्कूल। पहले हम देखते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी कि फॉर्मल स्कूल के बारे में। समाजशास्त्र की इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में जो है वो जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, फर्डिनेट टोनीज, वीरकांत और वानविज प्रमुख रहे हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय इसका कहना है कि समाजशास्त्र अभी एक नया विज्ञान है। इस स्थिति में यदि हम इसे संपूर्ण समाज का एक सामान्य विज्ञान बनाने की कोशिश करेंगे तो समाज का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना कठिन हो जाएगा। और दूसरी बात यह भी है कि समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाना अवश्य है। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के एक विशेष पक्ष का ही अध्ययन किया जाए। यदि हम समाजशास्त्र में सभी तरह के संबंधों का अध्ययन करने लगेंगे तब यह अनिवार्य रूप से दूसरे अन्य समाज विज्ञानों जैसे कि अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास और मनोविज्ञान आदि पर निर्भर बना रहेगा। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के इसी दृष्टिकोण को इसके समर्थकों ने विभिन्न रूप में समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों की विवेचना और विश्लेषण से ही संबंधित होना चाहिए। उनका कहना है कि सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का एक स्वरूप और एक अंतः वस्तु होता है। जैसे यदि हम एक टेबल या एक मेज के उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को देखें तो यह जो है उस टेबल का स्वरूप होगा, लेकिन वो टेबल लकड़ी का बना हुआ है, लोहे का है अथवा पत्थर का या संगमरमर का बना हुआ है, यह उनकी विशेषता है यानी कि उसकी अंतर वस्तु को स्पष्ट करेगी। ठीक है, इसी प्रकार जो है सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु को भी एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। जैसे कि प्रतिस्पर्धा, सहयोग, है ना, राजनीति, धर्म, दर्शन, ये सभी क्या है सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु हैं जिसमें उपयुक्त रूप से उनका स्वरूप विद्यमान रहता है। और यहीं पर समाजशास्त्र तथा दूसरे सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि दूसरे सामाजिक विज्ञान सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र केवल संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करने तक ही सीमित है। सामाजिक संबंधों के स्वरूप कुछ संबंधों का एक विशेष भाग है ना, जैसे इसीलिए जो है समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान की श्रेणी में रखना उचित होगा। इसी के समर्थन में वीरकांत है ना, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र भी एक विशेष विज्ञान है ना, इसमें क्योंकि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने को कहा है। उसके अनुसार समाजशास्त्र उन मस्तिष्क संबंधों जैसे कि घृणा, प्रेम, सम्मान या समर्पण का अध्ययन है जो व्यक्तियों को एक समूह से अथवा दूसरे समूह से बांधे रखते हैं। इसी प्रकार समाजशास्त्र किसी विशेष समाज का ऐतिहासिक अध्ययन नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है जो सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाए रखते हैं अथवा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इस धारणा द्वारा वीरकांत ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र को एक विशेष सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना, वो जो कि उचित नहीं है, और इसलिए समाजशास्त्र जो है एक विशेष विज्ञान है। इसी कड़ी में मैक्स वेबर ने कहा कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सामाजिक व्यवहारों का अभिप्राय सभी सामाजिक संबंधों से नहीं होता, बल्कि सामाजिक व्यवहार का निर्धारण जो है केवल उन्हीं संबंधों से होता है जिन्हें सामाजिक क्रियाएं कहा जाता है। सामाजिक क्रियाएं वैसे जो व्यवहार हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं और दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को भी प्रभावित करते हैं, और समाजशास्त्र जो है केवल इन सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। टॉनिज ने भी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में स्पष्ट करने के पक्ष में अपना विचार दिया है। उन्होंने कहा है कि विशुद्ध समाजशास्त्र की धारणा जो है वो सही है, जिसमें अन्य सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु का विसरण नहीं होना चाहिए तथा इसके नियम अन्य विज्ञानों के नियमों से बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए। इसी की कड़ी में वानविज महोदय ने भी कहा है कि समाज जो उन्होंने सामाजिक संबंधों के 650 से अधिक विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख करके
ये बताया है कि समाजशास्त्र के जो क्षेत्र हैं वो इन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है। इससे दूसरे विज्ञानों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरी जो प्रकार बताया है वो है सिंथेटिक स्कूल यानी कि समन्वयात्मक संप्रदाय में। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में जो है वो सोरोकिन, दुर्खिम, हाबहाउस और गिन्सबर्गर हैं। इनका विचार है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान नहीं है बल्कि सामूहिक संबंधों का एक सामान्य विज्ञान है, और सामान्य विज्ञान का अभिप्राय है कि समाज की कुछ विशेष दशाओं का अध्ययन नहीं करना बल्कि इनके संपूर्ण समाज की जो सामान्य गतिविधियां हैं, उनकी विशेषता है, उन सभी का अध्ययन करना। समाजशास्त्र में संपूर्ण समाज का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, इसके लिए जो समन्वयात्मक संप्रदाय है उन्होंने कुछ तर्क बताए हैं, जिसमें पहला है कि समाज की जो प्रकृति होती है वो एक जीव रचना की भांति है। जिस प्रकार जीव रचना के सभी अंग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं, उसी प्रकार समाज के सभी पक्ष भी एक दूसरे से संबंधित हैं। इसका अभिप्राय है कि हम समाज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम इनके विभिन्न खंडों के पारस्परिक संबंधों को ना समझ लिया जाए, है ना? क्योंकि समाज के एक भाग में होने वाला परिवर्तन जो है वो अन्य सभी भागों को प्रभावित करता है। समाजशास्त्र को एक विशेष और स्वतंत्र बना देने के लिए स्वतंत्र स्वतंत्र विज्ञान बना देने का कार्य किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। और दूसरा तर्क यह है कि अन्य सभी जो सामाजिक विज्ञान है वो समाज के केवल एक विशेष भाग का ही अध्ययन करते हैं। ऐसा कोई दूसरा सामाजिक विज्ञान नहीं है जो संपूर्ण समाज का सामान्य दृष्टिकोण से अध्ययन करता हो, और यही काम वास्तव में समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में पीरिडिम सोरेकिन, है ना, उनका कहना है कि सभी सामाजिक विज्ञान किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर है, और इसीलिए किसी भी सामाजिक विज्ञान को पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। इस आधार पर यह काम जो है वो समाजशास्त्र का है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों अथवा उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करें। अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए सोरोकिन ने एक सूत्र का प्रयोग किया है, जैसे कि समाजशास्त्री संबंध को उन्होंने एबीसी से डिवाइड किया है और बाकी जो संबंध है आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक को उसे अन्य अक्षरों से बताने का प्रयास किया है, जिसमें हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि चाहे वो आर्थिक संबंध हो, राजनीतिक हो, वैधानिक हो, मनोरंजनात्मक हो या मानसिक संबंध हो, सभी प्रकार के संबंधों में समाजशास्त्र यानी कि जो एबीसी है वो जो है वो नियंत्रित है, वो स्थायी रूप से है। तो चाहे हम कोई भी क्रिया करें, है ना, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो अथवा वैधानिक अथवा मनोरंजनात्मक, सभी क्रियाओं में कुछ तत्व सामान्य अवश्य होते हैं। समाजशास्त्र का कार्य जो है इन सामान्य अंतर संबंधों का ही अध्ययन करना है। इस प्रकार से समाजशास्त्र का जो दृष्टिकोण और अध्ययन क्षेत्र है वो सामान्य होना चाहिए। इसी कड़ी में इमाइल दुर्खिम का कहना है कि समाजशास्त्र को सबसे पहले एक विशेष विज्ञान का रूप मिलना चाहिए, जिससे है इनके पास के सभी दूसरे विज्ञानों की तरह अपने स्वतंत्र नियम हो। इस आधार पर समाजशास्त्र में सबसे पहले उन सामाजिक तथ्यों का अध्ययन होना चाहिए जो सामूहिक प्रतिनिधियों का निर्माण करते हैं और जिनके द्वारा समाज की वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है। समाजशास्त्र जब एक विज्ञान हो जाएगा तब आगे चलकर समाज को समझने के लिए अन्य विज्ञानों का सामान्यीकरण कर सकेगा। इस प्रकार अंत में यह एक सामान्य सामाजिक जीवन बन जाएगा। समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए दुर्किम कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है। इसी को स्पष्ट करते हुए हाबहाउस, है ना, उन्होंने भी समाजशास्त्र को समाज के एक सामान्य विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। इनका विचार है कि समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त परिणामों में से सामान्य तत्वों को ढूंढना और उनका सामान्यीकरण करना है। और यह कार्य समाजशास्त्र जो है वो 3 प्रकार से कर सकता है, जिसमें पहला है कि सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं का सामान्य स्पष्ट करके कर सकते हैं। दूसरा जो है कि समाज को स्थायी बनाए रखने वाले और समाज को बदलने वाले कारकों का भी पता लगा करके किया जा सकता है। और तीसरा है कि सामाजिक विकास की जो प्रवृत्ति और दशाओं को उसका ज्ञान को हम प्राप्त करके ये चीजें कर सकते हैं। यह कार्य समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाकर ही नहीं बल्कि सामान्य सामाजिक विज्ञान बना करके ही किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में। समाजशास्त्र की विषय वस्तु उन निश्चित विषयों से संबंधित हैं जिन्हें समाजशास्त्रीय अध्ययनों में सम्मिलित किया जाता है। भले ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में अनेक विद्वानों में मतभेद रहा हो, फिर भी अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक अंतःक्रियाएं एवं सामाजिक संबंधों को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में शामिल करते हैं।
मैक्स वेबर है ना, उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा, जबकि मैकाइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान कहा है। वानविज ने भी सामाजिक संबंध को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार बताया है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 विभिन्न भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है सामाजिक संरचना। इसमें जो है सामान्य जीवन पर जो भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव है और सामाजिक संगठन से उसमें संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या का घनत्व एवं विभिन्न स्थानों पर जनसंख्या का वितरण भी इसी के अंतर्गत लिया गया है। दूसरा है सामाजिक दैहिकी। यह उन आधारभूत समस्याओं का अध्ययन करती है जो समाज रूपी शरीर का निर्माण करने तथा उसे समझने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि धर्म, भाषा, पारिवारिक जीवन इत्यादि। ये सभी इतने महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक पर एक नवीन समाजशास्त्र की रचना हो चुकी है, जैसे धर्म का समाजशास्त्र, विधि का समाजशास्त्र या पारिवारिक समाजशास्त्र। या तीसरा जो है वह है सामान्य समाजशास्त्र। और जो सामान्य समाजशास्त्र का कार्य है वो सामाजिक तथ्यों के सामान्य रूप से ज्ञात करने तथा ऐसे सामान्य नियमों की खोज करना है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए भी महत्वपूर्ण हो। इसी प्रकार गिन्सबर्ग ने भी समाजशास्त्र की विषय व सामग्री के संबंध में उसको 4 विभिन्न भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र। सामाजिक स्वरूप शास्त्र की जो श्रेणी में वे विशेषताएं आती हैं जो समाज के आकार अथवा स्वरूप का निर्माण करती हैं, जैसे जनसंख्या के गुण और आकार। इसके अतिरिक्त जो है समाजशास्त्र उन सामाजिक समूहों तथा संस्थाओं का भी अध्ययन करती है जो सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं। दूसरा जो इन्होंने विषय वस्तु बताया है वो है सामाजिक प्रक्रियाएं। इस जो प्रक्रियाएं हैं वो विभिन्न व्यक्तियों के बीच और अनेक समूहों के बीच व्याप्त, जैसे कि सहयोग, संघर्ष है ना, उनका अनुकरण है, प्रतिस्पर्धा एवं स्वाधीनता आदि सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्य जो विषय वस्तु उन्होंने बताया है वो है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण में उन विषयों को सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक जीवन को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए जरूरी है, जैसे कि धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, लोक नीति, नैतिकता, विश्वास या विधि संहिता, ये सब के बारे में है। उन्होंने जो चौथी विषय वस्तु बताया है उन्होंने वो है सामाजिक व्याधिकी, है ना। सामाजिक व्याधिकी में सामाजिक समस्याओं एवं विघटनकारी कारकों जैसे कि अपराध, आत्महत्या, भिक्षावृत्ति और सामाजिक विघटन के विभिन्न परिणाम स्वरूप जो समस्याएं उत्पन्न होती है उनके अध्ययन के बारे में बताया है। पेरेटिम सोरोकिन एक इटली के समाजशास्त्री है ना, उन्होंने भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में बताया है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन, जैसे कि आर्थिक एवं धार्मिक क्रियाओं का संबंध। तो जो असामाजिक एवं सामाजिक घटनाओं का पारस्परिक संबंध भी जो है वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, जैसे कि कहीं जो रह रहे हैं वो भौगोलिक अथवा उनकी जैविक दशाएं। और जो सभी प्रकार की सामाजिक घटनाएं हैं उन सामाजिक घटनाओं को भी हम समाजशास्त्र के विषय वस्तु में सम्मिलित कर सकते हैं। अतः हम कहें कि जो समाजशास्त्र समाज में जो पाए जाने वाले सभी वर्गों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण या विशेषता जो है वही हमारे समाजशास्त्र की विषय वस्तु है और हम समाजशास्त्र के अंतर्गत इन्हीं सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो जो समाजशास्त्र है ना, एक अनुशासन के रूप में मानव समाज, सामान्य सामाजिक अंतःक्रियाएं और हमारे दैनिक जीवन को आकार देने वाली संरचनाओं को एक व्यवस्थित समझ जो है वो प्रदान करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों और संस्थाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में उसको परिभाषित करते हैं और यह इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि जैसे औद्योगिक क्रांति या आधुनिक समाज में जो सामाजिक गतिशीलता के परिणामस्वरूप जो बदलाव हो रहे हैं वो एक अनुशासन के रूप में या एक नए सामाजिक पद्धति के रूप में कैसे उभरा। अगस्त कांट, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम और मैक्स वेबर जैसे शुरुआती समाजशास्त्रियों के योगदान पर भी हमने आज चर्चा किया, जिसमें समाजशास्त्र विचार को आकार देने और उनकी भूमिका पर भी जोर दिया गया है। समाजशास्त्र मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपने विषय वस्तु में शामिल करता है, जिनमें परिवार, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म और संस्कृति शामिल है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक संरचनाओं, समूह व्यवहारों, सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और सामाजिक परिवर्तन की भी जांच करता है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।